हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। उसमें हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, ठीक है। और हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार जो भी डिस्कस पहले ही कर चुके थे, अब उसके आगे डिस्कस करेंगे। इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में समझेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे कि अपने संवत कभी आग या भट्टी अथवा किसी भी उष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कण आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु उनके ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है और यहाँ पे, तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ठंडी गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। इसका अपवर्तन ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इस प्रकार अस्थिरता हमारा स्थानीय परिवर्तन के लघु स्तरीय वायुमंडलीय अपवर्तन के का ही प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहत स्तर की कैसी परिघटना है। आइए देखिए इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या हम किस तरह से कर सकते हैं ये आगे देखेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा मेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ बात क्या गया है कि ठंडे वायु की तुलना, जो ठंडी है वायु ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे तो गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की हो जाती है, ठीक है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि दोपहर के समय जो है दूर से हमें क्या नजर आता है, जब हम रोड पे चलते हैं तो आगे पानी जैसा होना प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करने पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने पर तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, पहुंचने पर उस अपवर्तित हो जाता है। और वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में होता है, ठीक है, जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश में अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि डायग्राम में क्या होगा। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है तारा है, ठीक है, और ये तारे की आभासी गति है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये परिवर्तन दिख रहा है। तो होना चाहिए इसका रियल यही लाइन है, लेकिन ये आभासी लाइन दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे देखिए अपवर्तन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि झुका हुआ प्रतीत होता है। और तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षैतिज के निकट देखने पर कोई भी तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। वास्तविक स्थिति यही है, लेकिन उसकी ऊंचाई में प्रतीत हो रहा है, ठीक है, होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि ऐसी परिस्थिति आगे पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है। तारे की आभासी स्थिति स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में भौतिक अवस्था स्थायी नहीं होती है। चूँकि तारे बहुत दूर होते हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकटन है, क्योंकि तारे से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। और अतः तारों से अब आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आँख में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। यही कारण है कि तारे चमकीले प्रतीत होते हैं तथा कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव करती है। मतलब बहुत दूर स्रोत होने के कारण कभी हमारे आँखों में प्रवेश करती है तो वो झिलमिलाती है, ठीक है। तो झिलमिलाती जब रहती है वो परिवर्तित होती रहती है। तो जब परिवर्तित होती रहती है तो क्या होता है, वो टिमटिमाना हम लोगों को प्रतीत होता है, तारा टिमटिमा रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन होता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारा तो टिमटिमाना समझ में आ गया, क्योंकि ग्रह जो होता है ना, जो ग्रह जो होता है तारे की अपेक्षा सामने होगा या नज़दीक होगा, बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रह तारे की अपेक्षा पृथ्वी के पास है, ठीक है। तो ग्रह जो है तारे की तुलना में पृथ्वी के पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु सदिश कनिक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले
तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाएगा। यही कारण से है टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है और ग्रह नहीं टिमटिमाते। मतलब अगर पूछा जाए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत पास होता है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के कई संग्रह मान लें, है ना, तो उससे आने वाले प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान्य शून्य हो जाएगा। माने उसका औसत मान्य जो है वो शून्य हो जाएगा, जिस कारण टिमटिमाने का जो प्रभाव वो खत्म हो जाएगा और हमको ग्रह जो है टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होंगे। ठीक है, आप देखेंगे अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्योदय। ठीक है, कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय, वायुमंडल अपतन के कारण सूर्य से हमारे वास्तविक सूर्योदय का लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज का पार करना। सापेक्ष वास्तविक आभासी स्थिति दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। क्या होती है? चपटी प्रतीत होती है। देखिए, ये प्रेक्षक है देखने वाला, ये सूर्य की आभासी स्थिति है और ये क्षैतिज स्थिति है। ठीक है, ये आभासी स्थिति और ये क्षैतिज स्थिति है। तो ये कहा कि 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देगा। इसमें क्या है कि सूर्योदय के समय का अंतर हमको 2 मिनट हमेशा दिखाई देता है और सूर्योदय के समय सूर्य चक्र का चपटी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का, इसके कभी क्षैतिज होती है तो कभी ऊर्ध्वाधर होती है और इसके बीच जो है 2 मिनट का अंतर इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? ठीक है, प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तदाब दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनमें हम परिचित हैं या जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश का किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइड विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है वो इसका मार्गदृश्य होता है। ऐसा क्यों? हम आगे चलेंगे। टिंडल प्रभाव देखिए क्या होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराती है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों के विसरित प्रकाश परिवर्तन होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना टिंडल प्रभाव के द्वारा ही दिखाया देता है। ठीक है, जिसके विषय में हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे चिकसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश के प्रकीर्णन कणों का दृश्य बनता है। जब किसी घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुआसे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। जिससे देखिएगा कि आपका घर है और आपके घर में अगर कोई छेद है, ठीक है, तो छेद से क्या होगा, प्रकाश जो है वो प्रवेश करेगी और प्रकाश जब प्रवेश करेगी तो उसमें बहुत सारे धूलकण देखते हैं आप, क्या होता है उसमें उड़ता रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव। यही वाला चीज़ है। जब बहुत सारे जंगलों में जब जाएंगे, कैनोपी में जो है बहुत सारे जंगलों में आप जाएंगे, पेड़ लगा हुआ रहेगा इधर से, ठीक है, और उधर से प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी, प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी। ठीक है, बहुत घना जंगल है, उसमें बहुत सारे धूलकण दिखाई देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें हम है ना टिंडल प्रभाव को देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रकीर्णित प्रकाश का कण प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं और जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करती है। यह प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है। प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। आगे चलेंगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, यहाँ देखिए टॉपिक जो बच रहा है, बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के कण अथवा अन्य सूक्ष्म कण का साइज प्रकाश दर का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश का परिकीर्णित में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। अतः जब
सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित कर देता है। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करती है और पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई भी परिकिरणित नहीं होता। मतलब वायुमंडल कारण ही प्रकाश का परिकिरण हो रहा है और आकाश काला प्रतीत होता है। मतलब वायुमंडल अगर नहीं रहता तो आकाश काला दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इस ऊंचाई पर परिकिरणित सुस्पष्ट नहीं होता है। इस परिकिरणित होता है मतलब लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट बिखरता है, लेकिन उसमें जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है वो अच्छी तरह से परिकिरणित नहीं होता है, जिसके कारण वायुमंडल हमें काला दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है कि संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। ठीक है, खतरे का संकेत जो है वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है लाल रंग का? तो इसका क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसका जो परिकिरण वो कम होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी लैम्बडा जिसका ज़्यादा होगा उसमें स्कैटरिंग कम होगी, यानी बिखरना परिकरण कम होगा। तो यहाँ पे लाल रंग जो है, ठीक है, ये इसका देखिए लाल रंग जो है इसका खतरे के संकेत या सिग्नल के रूप में किया जाता है या टावर में भी किया जाता है इसका लाल रंग, क्योंकि ये दूर से नज़र आ जाती है। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका बिखरना भी कम होता है, तो ये हमें दूर से ही नज़र आ जाती है ना। तो लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरणित होता है, इसलिए यह दूर तक देखने में भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का है वो कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण क्या है, जल्दी बताइए आप, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं, उसको समझन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा बताया, ये तो बताया गया था कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। और इसके हिसाब से तो रेटिना तो लिखा हुआ नहीं है, और रेटिना का हिंदी नाम क्या होता है? दृष्टिपटल। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? अल्पतम दूरी क्या होती है बताइए? तो अल्पतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो सब 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो सब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, आंसर हो जाएगा पक्षमापी द्वारा, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि किसी व्यक्ति को अपने दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस की आवश्यकता है। अपने निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.4 डायोप्टर की क्षमता के लिए लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए। दूरदृष्टि के लिए क्या होगी, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगी? देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होगी, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो है आपने लेंस चैप्टर में पढ़ा है, P = 1/f। P = 1/f। तो P = 1/f होगा, तो इसमें हम P = 1/f कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, P = 1/f। अब P = 1/f तो इसके हिसाब से जो है फॉर्मूला होगा P = 1/f। चूँकि यहाँ पे लेंस नेगेटिव में दिया है तो 1/f मतलब क्या होगा, 1/5.5। ठीक है, 5.5 तो नेगेटिव 5.5, और इसको क्या करना होगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा इधर देखिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको गुना करने पर 18.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो -18.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या आंसर हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो F = क्या लगाएंगे इसमें, 1/P, और 1/P मतलब 1/1.5। ठीक है, 1.5 के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको 100 से गुना करेंगे। जब क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 66.67 सेंटीमीटर। 66.67 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता क्या होगी? तो इसका वही फॉर्मूला होगा P = -1/f।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, -1/80। तो जैसे -1/80 जो है वो क्योंकि सेंटीमीटर में होता है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है, -12.5। तो -12.5 डायोप्टर होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम जो है वो आपका काम है, वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि सामान्य नेत्र की 25 सेंटीमीटर दूरी के वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकते। अच्छा, क्यों नहीं देख सकते इसमें, क्योंकि इससे आने वाले प्रकाश जो है, इससे आने वाली जो प्रकाश वस्तु से टकरा अगर हमारे आँख में प्रवेश करती है तो रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सही प्रकार से नहीं बन सकता है या नहीं बनता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को जो है सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। तो प्रतिबिंब दूरी स्थित रहती है, क्योंकि मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस तरह से समायोजित होती है कि प्रतिबिंब सदा दृष्टिपटल ही पर ही बने। ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो जैसे हम लोग ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते इसका जिक्र पहले ही कर चुका था, तो इससे आप उससे डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो यही है, क्यों, क्योंकि उसमें वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा जो है काला दिखाई देता है। ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।